हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 81 स्टार्ट करते हैं। आज उनकी बारात का दिन था। 3 दिन पहले उनकी दुल्हनें मायूं में बैठ चुकी थी और कल रात दुल्हनों की मेहंदी थी, जबकि अपनी तरफ फहम ने घरेलू सी बैचलर पार्टी का इंतजाम किया था, जिसमें बैचलर के साथ साथ उनके शादीशुदा भाई और वालिद साहिबान भी शामिल थे। क्योंकि घर की सारी लेडीज मेहंदी में गई हुई थी तो वो खुलकर एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का इंतजाम शाह हाउस के बड़े से हॉल में किया गया था। इस पार्टी में फ़हीम, हालिब, रकीम, रोहान और हालिब के कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के सवा उनके भाइयों के दोस्त भी शामिल थे और खुशी में मस्त फ़हीम ने आधी रात तक सबको अपने साथ नचाया था। संजीदा व शर्मीले से रूहान के सिवा फरहान और सीरियस से रोशान को भी फ़हीम ने नहीं बख्शा था। यहाँ तक कि वो जाविया शाह, फरमाज साहब, रेहान शाह और शहरियार साहब को भी अपने साथ पकड़ लेकर आया था। फरमाज साहब अब तक अपना वादा निभाते उसको पूरी इज्जत दे रहे थे। फ़हीम की इस डांसिंग की फरमाइश पर उन्हें से सिर्फ छितर मारने की मासूम सी धमकी दी थी। एक तो अपने वादे से बंधे हुए थे और दूसरा उन्हें कल से फ़हीम पर प्यार भी बहुत आ रहा था। असल में सर पर चोट लगने से स्टिचेस देते वक्त डॉक्टर ने फ़हीम के बाल काटे थे, जिससे उसका हेयर कट मुकम्मल तौर पर खराब हो गया था। तभी कल ही स्टिचेस हटने के बाद उसने सबसे पहले अपनी हेयर कटिंग करवाई थी, जिसमें उसकी वो मशहूर ज़माना पोनी भी साफ हो गई थी। क्योंकि उसके बाल अब पोनी के काबिल नहीं रहे थे, इसलिए अब वो नॉर्मल इंसानों वाले हेयर कट में फरमान साहब को बड़ा ही प्यारा लग रहा था। कल रात पार्टी में उसने रोशान और फरहान के डांस की स्पेशल खुफिया वीडियो भी बनवाई थी, जो कि फ्यूचर में इन दोनों को धमकाने के काम आने वाली थी। परसों का सारा दिन उनका शादी की शॉपिंग में निकला था। टाइम कम था और काम ज्यादा। दूसरा फ़हीम की पटाई ने भी 2 दिन यूं ही वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि उनकी दुल्हनों ने शॉपिंग पर जाने से साफ इनकार कर दिया था। तो उनके ब्राइडल लहंगे और लहंगों से मैचिंग शेरवानियाँ और बाकी की मैचिंग चीज़ें, जूते, पर्स, ज्वेलरी के अलावा चूड़ियाँ तक की शॉपिंग उन्होंने पूरा दिन लगाकर बहुत ही महारत से की थी। ये वलीमे और बारात दोनों की मुश्तरका शॉपिंग थी। आदि और रकीम ने बारात के लिए सनम और मिरोसा के लिए मेरून और डार्क गोल्डन ये जैसे मैचिंग लहंगे लिए थे। सफ़ीन का फेवरेट कलर डीप रेड था, तो फ़हीम और हालिब ने सफ़ीन और आयशा के लिए डीप रेड और ब्राइट गोल्डन को कम्बिनेशन में लहंगे लिए थे और इन्हीं शेड्स के लिए अपने लिए शेरवानियाँ खरीदी थी। वलीमे के लिए इन चारों ने दुल्हन के ड्रेस कलर एक दूसरे से डिफरेंट लिए थे। सफ़ीन के लिए हालिब ने लाइट ग्रीन व डार्क गोल्डन कलर कम्बिनेशन लिया था। रकीम ने सनम के लिए पीच और गोल्डन कलर कम्बिनेशन का लहंगा लिया था। आदि ने मिरोसा के लिए डार्क पिंक कलर के साथ बेबी पिंक कलर का इंतखाब किया था और फ़हीम ने आशा के लिए डार्क वाइट पर्पल कलर शेड में लहंगा लिया था, जिस पर प्याजी कलर का शेड भी शामिल था। इसलिए उन्होंने ब्लैक, चॉकलेट ब्राउन, मेहरून और क्रीम कलर में कस्टर्ड भी सिलेक्ट किए हुए थे। फिर सारी शॉपिंग निपटाकर फ़हीम के जिद पर वो सब सैलून में भी एक चक्कर मारकर सब घर पहुंचे तो उसकी इस कदर परफेक्ट शॉपिंग देखकर घर की औरतों ने अपनी उंगलियां दांत तले दबा ली थी। हर चीज़ आला और ज़बरदस्त थी। ड्रेसिंग से लेकर मैचिंग पर्स, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ सब भी कुछ बेस्ट और परफेक्ट था। अनाया ने तो खुश होकर इन चारों को तजर्बेकार दूल्हे का लकब से नवाज दिया था, जिस पर बजाय शर्मिंदा होने के उन्हें इस लकब को किसी आज़ादी तमगे की तरह खुशी खुशी कबूल कर लिया था। फिर ये 2 दिन हवा की तरह यूं ही गुजरे थे और आज बारात का दिन आ पहुंचा था। इन चारों को शाह हाउस में दूल्हा बनाया गया था और फिर मुकम्मल सहज तहज कर जब वो अपने वालिद साहिबान के सामने आए थे तो वो एक के बाद एक बारी बारी इन चारों को गले लगाकर साथ बेसाता उनके वालिद साहिबान की आंखें भीग गई थी। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए चारों दोस्त बेटों को दुआओं से नवाज कर ये दूसरे के साथ एक कोने में जा खड़े हुए थे। पता नहीं कैसा अजीब सा एहसास आ जो उन्हें अपने बड़े बच्चों की शादी पर भी नहीं हुआ था। यानी आज हम अपने इस आखिरी फर्ज से भी सबदोश हो गए। यकीन नहीं आता यार, अभी कल की सी बात थी जब हम यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस में अपने पैर जमा रहे थे और फिर जल्दी जल्दी एक के बाद एक सबकी शादियां होती चली गई। बच्चे हुए और इतनी जल्दी बड़े हो गए कि अब उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। हम दादा दादी, नाना नानी की पोस्ट पर भी आ चुके हैं। जिंदगी बहुत तेजी से भागी है नहीं। और आदि लोगों की पैदाइश याद है हमारे घर में क्या हालात है, महविश ने क्या हंगामा किया था। अनाया आयजा के बाद मम्मा को पोते की कितनी चाह थी। फिर आदि की आमद का सुनकर मम्मा ही सबसे ज्यादा खुश हुई थी। महविश को मनाने के लिए उन्होंने बाकायदा वादा किया था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे घूमने मुल्क से बाहर भेजेंगी और यही वादा रिहान ने फातिमा भाभी से भी किया था। हा 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 हा। शहरियार अफंदी जोर से हंसते थे और बाकी तीनों दोस्तों से बोले। वो सामने दूल्हा बने हालिब, फ़हीम, रकीब और आदि को देख रहे थे और शहरियार साहब के पापा रिहान शाह, फरमान रानी और जाविया शाह साता खुद भी हंसने लगे थे। कभी नहीं सोचा था हमने कि शादी के इतने साल बाद, बड़े होते हुए बच्चों के बाद ये 5 अनवांटेड बच्चे ना सिर्फ पैदा होंगे बल्कि हमें नचा कर बिरा देंगे। मुझे सब याद है यार, उनकी पैदाइश का पता चलते चारों घर में कितना ड्रामा हुआ था
ان کی ماؤں نے کیسے کیسے ہنگامے نہ کیے تھے، مگر اللہ نے ان لوگوں کو اس دنیا میں آنا طے کر دیا تھا، اور آج دیکھو چاروں سامنے دلہا بنے کھڑے ہیں۔ ریحان شاہ ہنستے ہوئے بولے تھے، ریحان نے کہا صحیح کہ یہ بچے ہم کو کسی کو گود دے دیں گے۔ ہاشم کے بعد عادی اور حور جرمہ پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی 7 سال بزی رہنے تو بعد حالب کے بارے میں جان کر وہ پورا ہفتہ روئی سی ہو۔ زابیہ شاہ زور سے ہنستے ہوئے بولے تھے، ہاں زینب کو فرحان کی ٹینشن ہوتی تھی، 2-3 مہینے تو اس نے فہیم کو فرحان کے سامنے گود بھی نہیں لیا تھا۔ فرحان فہد کو بھی زینب کے پاس ٹکنے نہیں دیتا تھا، ہر وقت اسی بات پر لٹا تھا کہ اسے ہی ماما کے پاس رہنا ہے، اور اسی ڈر سے زینب فہیم کو نہیں لیتی تھی۔ مگر پھر فہیم کی پیدائش کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جو فرحان فہد سے ہر وقت لڑتا تھا، وہی فرحان ہر وقت فہیم کو گود میں اٹھائے پورے گھر میں گھومتا تھا، اور وہ فہیم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ سارا دن اپنے پاس رکھ کر اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ رات کو کہتا تھا اسے میرے پاس ہی سونے دے۔ اتنا پیار تو فرحان نے فہد سے بھی نہیں کیا تھا جتنا فہم سے لاڈ کرتا تھا۔ آج بھی اسے میری ڈانٹ سے سب سے زیادہ فرحان بچاتا ہے۔ فرمان صاحب مسکرا کر فہیم کو دیکھتے بولے تھے، تبھی سامنے کھڑی ریحا اور فاطمہ نے اشارے سے ان چاروں دوستوں کو اپنی طرف بلایا تھا۔ بارات کے نکلنے کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سامنے موجود اپنے ان انوانٹیڈ چلڈرن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عائشہ واش روم میں تھی جب اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی اندازے سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ باہر اندھیرے میں ایک طرف پڑے فون کی ٹارچ آن کی تھی، اور عائشہ نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ عائشہ لائٹ آن کرو۔ سفین کی کراتی ہوئی آواز عائشہ کے کان میں پڑی، جسے سن کر عائشہ چونک گئی تھی۔ سفین کہاں ہو تم؟ یہ لائٹ کیسے چلے گی؟ تم کرہا کیوں رہی ہو؟ میروسا سنم، عائشہ تیز آواز میں بولی۔ ایش ڈارلنگ، آ گئی تم؟ عائشہ سفین کے لیے فکر مند ہوتی اندھیرے میں اندازے سے آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے کانوں میں بیرام کی مکرو آواز پڑی تو وہ شاک رہ گئی۔ او نو! اسے اب سفین کے کرانے کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ عائشہ نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں لٹکے رہے چھوٹے سے کلچ سے فون نکال کر ٹارچ آن کی، اور اس کی روشنی چار طرف پھیل گئی۔ سفین دیوار میں نصب شیشے کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ دوبارہ ٹارچ گھمایا تھا، اور اس کے بائیں طرف کا منظر واضح تھا۔ بائیں طرف بیرام صنم کو کھینچ کر کھڑکی کی سائڈ پر جاتا دکھائی دیا۔ یہ کھڑکی ہوٹل کے پچھلے لاڑ میں کھل رہی تھی۔ عائشہ نے جلدی ادھر ادھر بھاگتے ہوئے لائٹ کے سوئچز ڈھونڈے تھے جو بیرام کے پیچھے کھڑکی والی دیوار پر نصب تھے۔ عائشہ نے تیزی سے بھاگ کر لائٹ آن کی تھی۔ ایک جھماکے کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ عائشہ کے پاس کھڑا بیرام صنم کو گود میں اٹھا کر باہر پھینکنے والا تھا کہ عائشہ نے اس کے سر کے پچھلے حصے کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے زمین پر گرایا تھا۔ بیرام نے دونوں ہاتھوں میں صنم کو اٹھایا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پایا تھا، اور ایک جھٹکے سے صنم کو ساتھ لے کر نیچے گرا تھا۔ عائشہ نے تیزی سے صنم کو اس کے اوپر سے اٹھایا تھا اور ایک طرف کاٹ دیا تھا، جبکہ بیرام بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایش بہت برا کیا تم نے ہنی، دیکھو میں نے اپنی ڈال جیسے چہرے والی ڈیئر سفین کو نہیں بخشا، اب میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ بیرام عائشہ کی طرف چیل کی طرح لپکا تھا، مگر اس نے ایک سائڈ ہوتے ہوئے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ہاتھوں کی پشت پر موجود زیورات کی وجہ سے بیرام کو پنچ بہت زور سے لگا تھا، اور وہ بلبلا کر پیچھے ہوا تھا۔ سفین بھی کراتی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر اٹھی تھی اور عائشہ کے پاس جانے لگی تھی۔ اس کی پسلی میں کافی زور سے بیرام نے ٹھوکر لگی تھی۔ عائشہ صنم کے ساتھ ہی پیچھے ہوئی تھی، تبھی اس کی نظر اپنے میک اپ باکس پر پڑی تھی جو پاس ہی ڈریسنگ آئینے کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ بھاری دستے والا یہ میک اپ باکس ان کی پرسنل میک اپ سے بڑا ہوا تھا۔ یہ میک اپ باکس شادی کی شاپنگ کے دوران حالہ ان چاروں بہنوں کے لیے الگ الگ لے کر آئے تھی، اور میروسا کو یہ اتنا پسند آیا تھا کہ گھر سے ہوٹل آتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اپنے ہاتھ سے صنم کو جاتا ہوا دیکھ کر بیرام نے جپڑ کر اپنے پاس سے گزرتی سفین کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اور اسے پہلے کہ سفین اس کی گرفت میں چلاتی، بیرام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی تھی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ایش، ورنہ میں سفین کو مار ڈالوں گا۔ اب بیرام سفین کی گردن پکڑ کر بولا تھا، اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہے تھے۔ اوکے میں صنم کو بھیجتی ہوں، پہلے تم سفین کو چھوڑو، جاؤ صنم، ورنہ یہ شیطان سفین کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں چونکے گا۔ عائشہ صنم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتی ہوئی بولتی، جبکہ بیرام سفین کو چھوڑ کر صنم کو دیکھنے لگا تھا جو کہ مردہ قدموں سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ بیرام کی توجہ صنم کی طرف دیکھ کر عائشہ نے لپک کر وہ میک اپ باکس اٹھایا تھا اور بیرام کے سر کا نشانہ لے کر اس کی طرف اچھالا تھا۔ باکس بیرام کے سر پر لگتا ہوا اس کے پیچھے لگے شیشے سے ٹکرایا تھا۔ شیشہ ٹوٹ کر گرا تھا، اور ساتھ ہی شیشے والی دیوار کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی سفین پہ بھی کانچ کے ٹکڑے گرے تھے، اور وہ زور سے چیخ پڑے تھے۔ بیرام اپنا سر پکڑے زمین پر گرا تھا اور زور زور سے کڑھانے لگا تھا۔ عائشہ آگے بڑھتی اور اس نے بیرام کو ٹھوکروں سے مارنا شروع کر دیا تھا۔
नस्वानी चीख के साथ ही शीशा टूटने की आवाज़ सुनकर वह चारों धड़कते दिल के साथ ही ब्राइडल रूम में दाखिल हुए थे। उनके पीछे पीछे सारे घर वाले भी अंदर चले आए थे, मगर सामने के मंजर ने इन सब के साथ उनके घर वालों को भी शर्मसार कर दिया था। आयशा बेराम के गले पर पैर धर पे अपनी हील से वार कर रही थी, जो जमीन पर पड़ा बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके बिल्कुल पीछे खड़ी सनम लजरती कमती खौफ के मारे बहती हुई आंखों से बेराम को मार खाता हुआ देख रही थी। रकीब ने जल्दी से आगे बढ़कर सनम को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और उसे अपने साथ लगा लिया था, जबकि सफीन एक तरफ फर्श पर बैठी दोनों हाथों से मुंह ढांपे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। सफीन को बेहाल सा जमीन पर पड़े देखकर हालिब लपक कर आगे बढ़ा था और उसने रोती हुई सफीन को आगे बढ़कर सीधा किया था। सफीन हालिब को अपने सामने देखकर तड़प कर उसके सीने से लगे थे। हालिब, वो जोर से चीख कर रोने लगे थे। बस बस सफीन, डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, चुप हो जाएं। हालिब ने उसके सर पर हाथ फेरते उसे तसल्ली दी थी और एक नजर दरवाजे के आगे खड़े सब लोगों को देखकर सफीन को हौसला करते हुए उससे साथ दिए हुए उठ खड़ा हुआ था। मगर तभी उसकी नजर सफीन के सुर व सफेद चेहरे पर पड़ी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देकर हालिब की आंखें कैसे गज से सुर हो गई थी। आयशा अब भी होश बेराम को मारे थे। बहुत डरा लिया तुमने मेरी बहन को, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आयशा अपनी हील जोरदार अंदाज में बेराम के सीने पर मारते हुए भड़क कर बोले थे। जियो मेरी शेरनी। फहीम जरेला बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा था। फरहान, फहद, फरमान साहब को तो उसके शोला जवाज अंदाज की पता था कि यह लड़की फहीम की सरे आम धुलाई करवा सकती है। बड़ी महफिल उसके सर फिरे भाई को थप्पड़ मार सकती है। उन्हें यकीन था कि वो बेराम जैसे पागल को भी आसानी से धो सकती है। मगर जैनब, फातिमा, रिया समेत उनकी सारी बाहें नाजुसी आयशा का ये जारहाना रूप फटी फटी आंखों से देख रहे थे। आयशा जब बेराम को मार मार कर थकी तो उसने झुककर बेराम के पास पड़ा हुआ अपना मेकअप बॉक्स उठा लिया था और फिर उसे पहले कि वो मेकअप बॉक्स उठाकर बेराम के सर पर मारकर उसका किस्सा तमाम कर देती। फहीम ने बिफरी हुई आयशा को पीछे से दबोच कर कंट्रोल किया था। आयशा रिलैक्स यार, आयशा मेरी जान, बस मर जाएगा गरीब। फहीम ने आयशा के कान में सरगोशी करते हुए उसके हाथ से मेकअप बॉक्स खींच कर एक तरफ रखा था। रकीब फहीम और आयशा की तरफ मुतवज्जो हो गया था। इसी दौरान नीचे खून से लथपथ पड़े हुए बेराम ने पट से आंखें खोली थी और फुर्ती से खड़े होते हुए उसने रकीब के गले लगी सनम को गर्दन से दुपट्टा समेत पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और अपने पीछे छुपाने लगा था। उसने बिल्कुल पास खड़ी हुई आयशा के झपड़ कर सनम का हाथ पकड़ लिया था, जबकि बेराम ने भी तीर की तेजी से सनम का दूसरा हाथ मजबूती से अपने हाथ में जकड़ लिया था। अब वो एक हाथ सनम को पकड़े हुए था और दूसरे से अपने सर से बहता हुआ खून रोक रहा था। सनम का हाथ बेराम के हाथ में देकर रकीम गुस्से से खोलता हुआ आगे बढ़ा था। तभी बेराम ने रकीम के पैर में लात मारकर उसे खुद से दूर किया था और झपट कर सनम की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उसे साथ लगाने के साथ ही उसने पास बनी हुई मार्बल की बड़ी सी स्लेब से टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया था और बिजली की तेजी से आशा के इसी हाथ पर वार किया था। शीशा लगते ही आशा के हाथ से सनम का हाथ छूट गया था। उसने एक तेज चीख के साथ लिपलाकर अपना हाथ पीछे किया था। आयशा आशा के हाथ से फवारे की तरह बहते हुए उनको देखकर फहीम ने चीखते हुए आशा का हाथ पकड़ लिया था, जो काफी गहराई तक कट गया था। यू ब्लडी जो यू ब्लडी बास्टर्ड, फहीम ने चिल्लाते हुए बेराम खून अशाम नजर से देखा था। आशा से लग होते बेराम ने सनम को मुकम्मल अपने हाथ सामने लेकर वही टुकड़ा उसके गले पर आ दिया था और पीछे खिसकने लगा था। रकीम जो बेराम के लात मारने से नीचे गिरा था तेजी से उठ खड़ा हुआ था और सनम को बेराम के हाथ सामने देखकर गुस्से से उसकी तरफ बनने लगा था। मगर बेराम को सनम के गले पर शीशे का टुकड़ा रखे देखकर वो अपनी जगह साकत हो गया था। आयशा अपने हाथ की परवाह किए बिना फहीम से अपना हाथ छुपाकर दोबारा आगे बढ़े थे, मगर इस बार हाला ने जोर से चलाते उसे रोक लिया था और जैनब के साथ फहीम और आयशा के पास चले आए थे। दोनों ने आशा के खून बहते हाथ पर अपना अपना रुमाल कस कर बांध दिया था। वहीं रुको सब, कोई भी मेरे पास मत आना, मैं अपनी डॉल को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपनी डॉल के लिए मैं तुम्हें भी माफ करता हूँ रकीम शाह। तुमने इतने दिन मुझे कैद करके जो टॉर्चर किया ना, मैं वो भी माफ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये डॉल चाहिए बस। ऐश, रुको इन साहब को, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन किसी ने भी मुझसे मेरी डॉल को छीनने की कोशिश की ना, तो मैं उसको अभी जान ले लूंगा। बस मुझे अपनी डॉल को अपने साथ ले जाने दो। ये मेरी है, बस ये मेरी है। बेराम सनम के गले पर शीशे का टुकड़ा रखे सबको देखता हुआ पीछे खिसक रहा था। रिहान शाह समेत रोशान, राम, फातिमा और आयशा भी अपनी जगह पर शशतर साहब देख रहे थे। इन्हें सही मैनू में आज सुहेब साहब का डर समझ आया था। बेराम, अगर मेरे सन्ना को एक भी खरोच आई ना, तो तुझे वाकई मैं तेरी हवाइश के मुताबिक जिंदा कब्र में उतार दूंगा, याद रखना। रकीब ने बेराम का खून अशाम नजर से देखते हुए वार्निंग दे दी। तभी बेराम के पीछे खुली खिड़की से आदि और रोहान अंदर कूदे थे।
आहट पर बेराम ने पीछे मुड़कर देखा था और तभी अचानक आदि ने बेराम के घुटने पर एक जोरदार लात मारी। रूहान ने उसके शीशे थामे हाथ पर अपनी कोहनी से वार किया था। बेराम का हाथ नीचे होते ही रूहान ने सनम को रकीम की तरफ धकेला था और रकीम ने लदरती कामती सनम को आगे बढ़कर अपनी आगोश में किसी कीमती मता की तरह समेट लिया था। एन इसी वक्त जुहेमराज, सैयद और उस्मान दौड़ते कदमों से अंदर चले आए थे। ये तीनों होटल के पिछले हिस्से में थे। उन्हें बहुत देर बाद किसी मेहमान ने इस तमाशे के बारे में बताया था और वो फौरन यहाँ दौड़े चले आए थे। योर गेम इज फिनिश बेराम करीमी, आज हम तुझे तेरी इस नापाक जिंदगी के बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। आदि ने अपना घुटना जोरदार अंदाज में बेराम की पसली पर मारा था। फिर रकीम और हालिब सनम, सफीन को हल्ला, सुहेमरात और ज़ैद मुराद के हवाले काट के फहीम समेत खुद भी आस्तीनें चुराते हुए बेराम पर टूट पड़ते। आज तेरा किस्सा खत्म बेराम करीमी, बहुत बुरा किया तूने मेरी सफीन पर हाथ उठाकर। आयशा भाभी का हाथ काट कर और सनम भाभी को तो तूने बहुत ही दुख दिए हैं। अब ना तू रहेगा और ना ही तेरी ऊंची हरकतें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हालिब ने बेरौन को बेताशा पीटते हुए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते और फहीम ने शीशा उठाकर उसके दोनों हाथों पर वैसे कट लगाते जैसे बेराम ने आशा का हाथ शीशे से काटा था। रूहान, आदि और रकीम उसे लातों से बुरता से पीट रहे थे। बस रुक जाओ, छोड़ दो उसे। आज खुशी के मुबारक दिन अपने हाथ उसके नापाक खून से मत रंगो। रूहान, राहम, फहद, हादी, बांधो इसे और पुलिस को फोन करो। इस बात ज़ात के लिए आईजी से मैं खुद बात करूंगा। अब ना ये जिंदगी में कभी रहा होगा और ना ही हमारे बच्चों को परेशान करने आएगा। जाविया शाह ने आगे बढ़कर सबको रोक दिया था। वो बुरी तरह से बेराम को मार रहे थे। जाविया भाई, मैं उसके वाल को कॉल करता हूँ, उसको ढूंढते हैं। अच्छा है ना, आने दे उन्हें भी। यहाँ आते ही इस बार उन्हें भी उसके साथ अरेस्ट करवाऊंगा। अपने इस नवसाती बेटे के जुर्मों को छुपाने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। रकीम, फहीम, पीछे देखो। ज़हीमरात जाविया शाह से बात करते अचानक जोर से चिल्लाए थे। इन पांचों की पुष्ट बेराम की तरफ थी, जिसने मौके का फायदा उठाते हुए रकीम की पीपा शीशे के लंबे से टुकड़े से हमला करने की कोशिश की थी, मगर ज़हीर साहब की चीख सुनकर वह सब तेजी से मुड़े थे और बेराम के पास खड़े हालिब ने उसके पेट में एक जोरदार लात मार दी, जिससे वो पीछे दीवार पर नर्व टूटे हुए आईने में सर के बल जा गिरा था और टूटा हुआ शीशा उसके सर के आर पार हो गया था और दर्द व खौफ से उसकी आंखें खुली की खुली रह गए थे। जिस्म से उसके सांसों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया था। उसकी इतनी बुरी मौत देखकर वहां पर मौजूद सब औरतें जोर से चीख पड़ती और सनम तो बुरी तरह से डरकर बेहोश हो गए थे, जबकि रूहान समेत इन चारों ने लापरवाही से अपने हाथ जाए थे। हंस कम जहां पाक, वो एक दूसरे को देखकर बड़बड़ाए थे। दिन अब पूरी तरह से निकल आया था। उस्मान इन दोनों माँ बेटी को ट्रेन में बिठाए हुए बिना नहीं जाना चाहता था, इसलिए ट्रेन आने तक उसके साथ वहीं पर रुका। फिर काफी देर वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करता रहा था। फिर ट्रेन आते ही वो उस्मान गिरानी उस अरफा को लेकर आगे बढ़ गया था। उसने हलीमा भी और अरफा को 10 मिनट पहले ट्रेन में सवार कर दिया था। गिरानी, एक बार फिर सोच लें, आप कैसे रहेंगी अकेली अरफा के साथ? और फिर सुहेब सर, हालता भी आपकी आदी है। इस वक्त आपकी भतीजों की भी शादी है, उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। शादी के बाद चली जाइएगा, अभी प्लीज मत जाए ना। उस्मान ने हलीमा बी का हाथ थामकर कहा था। वो कल रात से रो रही थी। अभी बच्चियों की शादी का सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। उस्मान, मेरे बच्चे, मैं कब जाना चाहती हूँ सब कुछ छोड़कर, मगर मैं बहुत ही मजबूर हूँ। मैं अब ज़ुहैब और ज़ैद से नजर मिलाने के काबिल नहीं, उनके नमक का हक अदा नहीं कर पाई। बेशक मेरा अमल गलत था, मगर मेरी नीयत साफ थी और नीयतों का हाल तो सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता था। बंदा तो बस हमारे अमल से हमें समझता है। मैं आयशा को किसी गलत मकसद के लिए नहीं भेज रही थी। उसने मुझसे कहा था कि वो सनान के पास जा रही है, किसी गलत काम के लिए नहीं जा रही। साथ ही उसने मुझे अपनी कसम देकर बेबस कर दिया था, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मगर खैर, अल्लाह ने यहाँ मेरा दाना पानी बस इतना ही लिखा था। तुम घबराओ मत, अल्लाह बड़ा ही मुस्बिल सबाब है, वो कोई ना कोई जरिया बना देगा। मुल्तान में मेरे शोहर का भाई घर है, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। बस तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी से कुछ मत कहना। अपना और रोहा का ख्याल रखना। हलीमा बी ने अपने सामने खड़े इस वजिया तरीन लड़के को देखा था। अरबी नकूश वाले उस्मान के चेहरे पर हमेशा एक नरम सा तासर फैला रहता था, जो आंखों को बहुत ही भला रखता था। ग्रैनी अक्सर उसे देखकर सोचने लगती थी कि काश ये लड़का उनकी आरफा का मुकद्दर होता। ऐसा ही शख्स तो वो आरफा के लिए सोचती थी, मगर इस बारे में किसी से बात करने की कभी उनकी हिम्मत ना पड़ी। हालांकि रोहा के वो बहुत ही करीब थी, अगर चाहती तो हाला के जरिए रोहा को पैगाम भेज सकती थी, मगर अभी वो इसके लिए खामोश थी कि उस्मान अभी पढ़ रहा था। उसका मुस्तकबिल अभी इतना रोशन नहीं था। साथ ही वो किसी और देश का बासी था, पता नहीं वो पाकिस्तान में रहना चाहता भी कि नहीं। आरफा उनकी एक अकेली ही औलाद तो थी, जिसे वो उसे इतनी दूर नहीं भेजना चाहती थी, और अब तो
वक्त उन्हें अजीब मोड़ पर ले आया था। वो आज यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत ही हो रही थी तो ये सब सोचना ही बेकार था। ऐसा तो अब हवा में भी नहीं हो सकता था। उस्मान के चेहरे पर नजर टिकाए वो यासियत से सोच रही थी और सोच तो आरफा भी रही थी कि अब न जाने कब इस चांद चेहरे वाले शख्स को देखना नसीब होता या नहीं। हाँ, सामने खड़ा ये हैंडसम व डिसेंट सा शख्स आरफा की आंखों का अव्वलीन हवाब था। वो हवाब जिसे 1 साल पहले उसकी आंखों ने देखना शुरू किया था जब उसने पहली बार उस्मान को देखा था। वो ज़ुहैब साहब के साथ ही बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आया था, तभी आरफा ने उसे पहली बार देखा था। आरफा इस शासा से नौजवान की पहली नज़र का शिकार हो गए थे। वो उस्मान को पहली बार देख कर ही उसकी मोहब्बत में मुतला हो गए थे। उसने लाख दामन बचाना चाहा, खुद पर हजारों पहरे बिठाए, मगर उसका दिल उसके हाथों से निकलता चला गया। लेकिन फिर भी उसने अपने होंठों पर चुप का कफल लगाए। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी थी, क्योंकि आरफा अपनी हैसियत और मुकाम अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि वो 5 साल उम्र में ही बेवा हो चुकी थी। भले ही किसी ने उसके लिए ये बात इतनी बड़ी ना हो, मगर आरफा को अपना आप उस्मान के सामने कमतर लगता था। अपने माथे पर लगा ये दाग आरफा को हमेशा याद दिलाता रहता था कि वो कौन थी और कौन है। ये एहसास ही उसे अपनी हदों से बाहर नहीं जाने देता था। अभी वो बस 20 साल की थी, मगर इस उम्र में भी उसकी सोच बहुत ही मेच्योर थी और ये सब उसके हालात का तकाजा था। अभी वो टिकटिकी बांधे दीवानावार आहरी पर उस्मान को देख रही थी, जो न जाने हलीमा बी से क्या कह रहा था। आरफा को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बस उस्मान के खिलते होंठों को देख रही थी। उसका सारा ध्यान बस उस शख्स की नजरों के रास्ते दिल में उतारने का था। फिर वह मायूसी से हलीमा बी का हाथ थाम कर ट्रेन से उतरने लगा था। आरफा भी ट्रांस की सी कैफियत में अपनी जगह से उठकर उसके साथ आगे बढ़ने लगे थे। तभी वो जोर से किसी से टकराए थे। ओहो मैडम जी, कहाँ देखकर चल रही हो? सामने देखो ना, मेरी सारी चाय गिरा दी। वह करह सी सूरत का आदमी जिससे आरफा टकराए थे अपने हाथों में चाय लिए सामने से चला रहा था और आरफा की टक्कर से उसके हाथों में पकड़े प्लास्टिक के कपों में से चाय छिलकर गिर गई थी। सो सॉरी बाई जी, वो बस जल्दी में। आरफा की घबराई आवाज सुनकर उस्मान तेजी से पलटकर आरफा के पास आया था। क्या हुआ आरफा? उस्मान ने आरफा को उस आदमी के पास खड़ा देख लिया था जो कि बड़बड़ाता हुआ आगे जा चुका था। कुछ नहीं उस्मान, वो बस मैं इस आदमी से टकरा गई थी। आरफा ने उस्मान को बताया था। कुछ कहा तो नहीं उसने आपसे? उस्मान घूर कर उस बंदे की पुष्ट को देखा था। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। वो बस मैं आपसे ये कहने आ रही थी कि आप हम लोग के बारे में घर में किसी को मत बताइएगा। आरफा की बात पर उस्मान से बागोर देखते हुए असबाब में सर लाया था और उससे लिए हुए हलीमा बी की तरफ बढ़ गया था। आरफा को हलीमा बी के पास बिठाकर खुद भी सामने वाली सीट पर बैठ गया था। वो दोबारा हलीमा बी से बातें करने लगा था। गाह है बेगा वो एक आध नजर आरफा भी डाल लेता था, जो सफेद ऊनी हिजाब के साथ ब्लैक व व्हाइट कॉम्बिनेशन का वुलन का सूट पहने बेहद मासूम और पाकीज़ा लग रहे थे। मजमूई तौर पर आरफा का शुमार बेहद खूबसूरत लड़की में होता था। खासकर उसकी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें और छोटी सी खड़ी सतून आंख बेहद हसीन थी। मगर सफीन, सनम, आयशा और मिरोसा के जगमगाते तापनाक हुस्न के सामने वो थोड़ा सा दब सी जाती थी। उस्मान ने आज तक उसे कभी भी खुले सर नहीं देखा था। वो पर्दे का हाथ हिला रखती थी। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? आरफा को बागौर देखते उस्मान ने बेसाता सर डटाते हुए खुद को डबता था। तभी ट्रेन की बजती हुई सिटी पर उस्मान ने आंखें मसल कर अपने बेसाता उमड़ते हुए आंसू अंदर ही उतार लिए थे, जबकि हलीमा भी की आंखें दोबारा बरसने लगी थी। अल्लाह हाफिज ग्रैनी, उस्मान ने ग्रैनी का हाथ चूमते हुए आंखों से लगाए हुए कहा था। उस बार तो आरफा भी खुद को रोक ना पाए थे। बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। उसकी आंखें भी मुराद हाउस से और अपने प्यारे शहर के साथ साथ बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते छोड़कर जाते हुए छलक पड़ती। लाहौर शहर के मुराद हाउस में उसका पूरा बचपन गुजरा था। कितनी यादें, कितने एहसासात, कितने जज्बात वाबस्ता थे उसके इस शहर से और यहाँ के लोगों से। मगर आज वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही थी और रुखसत करने भी कौन आया था? वो शख्स जिसको दोबारा ना देखने का एहसास उसके लिए जानलेवा था। ज़ुहैब मुराद के कनाडा क़याम के दौरान वो बिजनेस के सिलसिले में 3-4 बार पाकिस्तान आ चुका था। भले ही ये मुद्दत 2 से 3 दिन तक के क़याम तक महदूद थी, मगर इतने में ही आरफा अपनी दीद की प्यास बुझा लेती थी। कम से कम मुराद हाउस में रहते हुए उसकी आमद के इम्कान तो होते थे, लेकिन अब वो कभी भी उस्मान को नहीं देख सकती थी। आज आरफा अपने शहर के साथ उस्मान से भी हमेशा के लिए बिछड़ रही थी और इस एहसास के साथ ही उसका दिल बुझना से रो रहा था, तड़प रहा था। आरफा की आंखों से आंसू जड़ी सी लगे थी। उस्मान ग्रैनी से मिलने के बाद धीरे से हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए आरफा पर आखिरी नजर डालकर उसे अल्लाह हाफिज कहता बाहर चला गया था। उसके जाते ही आरफा ने हारे हुए अंदाज में अपना सर सीट की पूंछ से टका लिया था और उसकी बंद आंखों से आंसू लड़ने की सूरत में बहने लगे थे।